नमस्कार स्टूडेंट्स। एक ट्वेल्थ बायोलॉजी का टॉपिक है ऊजेनेसिस। अक्सर बच्चों के से समझने में एक समस्या रहती है, तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर ऊजेनेसिस को समझा दीजिए। तो ऊजेनेसिस ट्वेल्थ बायोलॉजी का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बोर्ड वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो ऊजेनेसिस को हम एक टॉपिक जो है ट्वेल्थ बायोलॉजी का उसको समझने का एक प्रयत्न करते हैं। आइए, तो टॉपिक है हमारा ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस क्या होता है? ऊजेनेसिस अंड जनन। अंड जनन, ऊजेनेसिस अंड जनन यानी कि जो महिलाएं होती है उनके अंदर, मादा के अंदर अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। मादा के अंदर अंडाणु निर्माण की घटना को अंड जनन कहते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है, किस प्रकार से एक अंडाणु का निर्माण होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, जब जब भ्रूणीय अवस्था के दौरान, अब भ्रूणीय अवस्था के दौरान, भ्रूणीय अवस्था में ही उस लड़की के कह दूं मैं या उस मादा के कह दूं मैं, तो उस मादा के क्या कह दूं, उस लड़की के अंडाशय के भीतर, जो उसका भ्रूणीय अंडाशय है, उस अंडाशय के भीतर कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है। उस अंडाशय के भीतर कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन कोशिकाओं को कहते हैं उगोनिया। क्या बोलते हैं? उगोनिया। उगोनिया, उगोनिया कब बनती है? ये बनती है भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही बनती है। तो एक बात हमें याद रखनी है कि ये जो उगोनिया है, ठीक है, ये इनको कह सकते हैं अंड जननी। अंड जननी, ये अंड जननी केवल और केवल भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही बनती है। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही उगोनिया का निर्माण होता है। जन्म के पश्चात किसी भी प्रकार की नई उगोनिया का निर्माण नहीं होता है। केवल और केवल भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही उगोनिया बनती है। जन्म के पश्चात तो केवल इनमें कमी आएगी, लेकिन किसी नई उगोनिया का निर्माण नहीं होना है। यानी जितनी भी उगोनिया बननी है वो सब कब बन जाएगी? भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही बन जाती है। तो कितनी बनती है? ये करीबन प्रत्येक अंडाशय में लगभग 2 मिलियन, प्रत्येक अंडाशय में 2 मिलियन, 2 मिलियन अंड कोशिकाओं का या एक उगोनिया का निर्माण होता है। प्रत्येक अंडाशय में कितनी? 2 मिलियन उगोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो उगोनिया बन गई। अब उगोनिया बनने के बाद में अब होती वहां पर अंड जनन की प्रारंभ, अंड जनन का प्रारंभ होता है। ठीक है, कहां पर? भ्रूण अवस्था के दौरान ही। तो यानी कि अंड जनन की प्रक्रिया जो है वो भ्रूण अवस्था के दौरान ही प्रारंभ हो जाती है। शुक्र जनन की प्रक्रिया भ्रूण अवस्था में नहीं होती। शुक्र जनन की प्रक्रिया तो होती है किशोर अवस्था में आने जाने के बाद में, लेकिन अंड जनन का प्रारंभ होता है भ्रूण अवस्था के दौरान ही। तो इस प्रकार से अंड जनन शुक्र जनन से बहुत भिन्न प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अब उगोनिया बन गई। उगोनिया बनने के बाद में आगे की घटना क्या होती है उनको समझते हैं। देखिए, तो ये उगोनिया है। उगोनिया है कहां पर? भ्रूणी अंडाशय। उस उगोनिया के अंदर संख्या जितनी बढ़नी बढ़ गई, उस वहां उगोनिया बनने के बाद में इसके अंदर प्रारंभ होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन, या कह दूं मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस प्रारंभ होता है। मियोसिस, तो मियोसिस 2 चरणों में होता है। तो पहला चरण का नाम क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। पहला चरण क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, या कह दो कि मियोसिस फर्स्ट। तो इस प्रकार से वहां पर मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रारंभ होता है तो क्या बनता है? उगोनिया का अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रारंभ होने के बाद में इसके अंदर आती है पूर्व अवस्था। प्रथम की कौन सी अवस्था? पूर्व अवस्था, प्रोफेज फेज। जो प्रोफेज आती है, पूर्व अवस्था, प्रोफेज। उस प्रोफेज में पहुंचने के बाद में, प्रोफेज भी अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज को भी 5 अवस्था में बांटते हैं। तो उसकी डिप्लोटिन अवस्था के अंदर, डिप्लोटिन अवस्था में जाने के बाद में ये विभाजन रुक जाता है। कहां पर? भ्रूण अवस्था के दौरान ही अर्धसूत्री विभाजन जो है वो प्रथम जो है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है वो पूर्व अवस्था के दौरान ही जाकर रुक जाता है, यानी कि ये पूर्ण नहीं होता है। तो अब जो अवरुद्ध अवस्था के अंदर, उगोनिया की जो अवरुद्ध अवस्था के अंदर जो पड़े रहते हैं, जो अवरुद्ध अवस्था में जो उगोनिया पड़े रहते हैं, अब उनको कहते हैं प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी ऊसाइट। क्लियर है? प्राइमरी ऊसाइट।
यहाँ पर भ्रूण अवस्था के दौरान उगोनिया में जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रारंभ हुआ और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रारंभ की होने के पश्चात उसकी प्रोफेज के अंदर ही, प्रोफेज की डिप्लोटिन अवस्था में याद रहे तो डिप्लोटिन के अंदर ही ये विभाजन रुक जाता है। अब उगोनिया जिस अवस्था में पड़ी रहती है उस अवस्था का नाम क्या है? प्राथमिक अंडक नाम है। ठीक है, अभी प्राथमिक अंडक बन गए। ठीक है, अब प्राथमिक अंडक में आगे का कोई विभाजन भ्रूण अवस्था के दौरान में नहीं होता है। तो क्या होता है भ्रूण अवस्था के दौरान? अब क्या होता है, ये जो प्राथमिक अंडक बना है, सपोज कीजिए अब इस प्राथमिक अंडक के ऊपर यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण बन जाता है। ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण बन जाता है। ये देखिए इसके ऊपर क्या बन गया? ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का आवरण बन गया। ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का आवरण बन गया। ठीक है, ये तो क्या है? ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है प्राथमिक अंडक। तो इसके अंदर क्या है? ये प्राथमिक अंडक है। प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक। तो इसके अंदर तो है प्राथमिक अंडक और इसके चार और क्या बन गया? ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का आवरण बन गया है। कणिका में कोशिकाओं का आवरण बन गया है। अब जो ये पूरी संरचना बनी है, इस पूरी संरचना को कहते हैं, पूरी संरचना को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक, ये बन गया प्राथमिक पुटक। क्लियर बात है? प्राथमिक पुटक बन गया। इसको कह सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब इस अवस्था के अंदर ही भ्रूणी अवस्था में पड़ा रहता है। ठीक है, अब इसी अवस्था के दौरान अब उस कन्या का हो जाता है जन्म हो जाता है। अब जन्म हो गया तो जन्म के समय उसके अंडाशय के अंदर क्या पड़े हैं? उसके अंडाशय के अंदर पड़े प्राथमिक पुटक। इस पूरी संरचना प्राथमिक पुटक का, तो ऐसे ऐसे क्या पड़े? प्राथमिक पुटक पड़े, बहुत सारे प्राथमिक पुटक पड़े हैं। अब जन्म से लगाकर, अब इसका क्या हो गया? जन्म हो गया। अब जन्म से लगाकर, जन्म से लगाकर किशोरावस्था तक, जन्म से, पूरे लिख दूं मैं, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक क्या होता है? इन प्राथमिक पुटकों में भारी कमी आती है, यानी कि प्राथमिक पुटक नष्ट होते हैं। ये प्राथमिक पुटक जन्म से लगाकर किशोरावस्था तक नष्ट होते जाते हैं। किसी भी नए प्राथमिक पुटक का निर्माण नहीं होता। जो बनने थे बस वो भ्रूण अवस्था के दौरान ही बन गए हैं। अब कोई नया नहीं बनता है, उल्टा क्या हो रहा है? ये नष्ट होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये जन्म से लगाकर ये कार्य किशोरावस्था तक वो चलता रहता है। वहां तक इन प्राथमिक पुटकों की संख्या में कमी आती रहती है। ठीक है, और अब क्या होता है कि जन्म के समय इनके अंदर जो प्राथमिक पुटक थे कितनी संख्या में थे? ये थे करीबन 60 से 80 हजार, याद रखना है, 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक थे। ठीक है, अब क्या होता है? किशोर अवस्था में पहुंचने के बाद में, अब किशोर अवस्था में पहुंचने के बाद में, किशोर अवस्था में कौन पड़ा है? ये प्राथमिक पुटक पड़ा। मैं एक बार वापस बना लूं, या यहीं से चलो चलो लेते हैं। ये प्राथमिक पुटक किशोर अवस्था में पहुंचने के बाद में क्या होता है कि इसके ऊपर और निर्माण होता है। इसके अंदर कौन है? ये प्राथमिक अंडक है, और प्राथमिक अंडक के ऊपर क्या बन गए थे? ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण बन गया था। ये तो पहले ही बन गया था, इस अवस्था में पड़ा था प्राथमिक पुटक, इस अवस्था में प्राथमिक पुटक पड़ा था। अब ये बनने के बाद में वहां पर किशोर अवस्था पहुंचने के बाद में इसके ऊपर और ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण बनता है। इसके ऊपर और ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण बनता है, जिससे यहाँ पर ये और आवरण बन गया। ये और क्या बन गया? ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण बन गया। ठीक है, अब इस संरचना का कोई नया नाम देना पड़ेगा, तो इसका नाम है द्वितीयक पुटक। क्या नाम है इसका? द्वितीयक पुटक। द्वितीयक पुटक, या कह सकते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो ये किशोर अवस्था के दौरान क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, बन गया। अब इसके बाद में, अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी क्या होता है? और इसके ऊपर आवरण बनते हैं, इसके ऊपर और आवरण बनते हैं। चलिए हम बना लेते हैं इसके ऊपर और आवरण को। ये रहा प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक के ऊपर क्या? प्राथमिक अंडक के ऊपर क्या? ये रहे ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण। ये ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण। ठीक है, इसके ऊपर और आवरण बना था द्वितीयक पुटक में। चलिए ये बना, इतना काम तो द्वितीयक पुटक में हो चुका था।
यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स इतनी बन चुकी थी। अब इसके बाद में तृतीयक पुटक बनने के दौरान इसके ऊपर और ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण बनता है। इसके ऊपर और ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण बनता है। तो ये बन गया और ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण। ये बन रहा है ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण। इसको थीका लेयर भी कहते हैं, थीका लेयर। और ये दो दो स्तरों में बनती है। ये दो स्तरों में बनती है। ये बन गई दो स्तरों में। ये दो स्तरों में क्या बन रही है? थीका लेयर बन रही है। प्रावरक स्तर बन रहे हैं। प्रावरक स्तर बन रहे हैं। कहां पर? तृतीयक पुटक में। तो तृतीयक पुटक में जो थीका लेयर बन रही है, दो स्तरों बन रहे हैं। बाहर वाली को बोलते हैं क्या? थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं? थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना। और अंदर वाली को बोलते हैं थीका इंटरना। थीका इंटरना। थीका इंटरना। इंटरना, ठीक है। थीका इंटरना। तो ये बन गए। अब इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं तृतीयक पुटक। इसको बोलते हैं भाई तृतीयक पुटक। तो ये बन गया तृतीयक पुटक। क्या इसको कह सकते हैं? टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक पुटक। अब सुनो, तृतीयक पुटक बनने के बाद में इसके अंदर एक काम और होता है। क्या काम होता है? कि इसके अंदर ये क्या पड़ा है? प्राथमिक अंडक पड़ा है। क्या पड़ा है? ये प्राथमिक अंडक पड़ा है। ये पड़ा है प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक पड़ा है, ठीक है। अब क्या होता है इस तृतीयक पुटक के अंदर कि यहाँ पर ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स का आवरण है, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है, ठीक है, पीछे की तरफ जाता है, जिससे यहाँ पर एक गुहा बन जाती है। तृतीयक पुटक के अंदर क्या बन जाती है? एक गुहा बन जाती है। तो धीरे धीरे तृतीयक पुटक के अंदर गुहा का निर्माण होता है। चलो हम इस गुहा को बनाने का प्रयास करते हैं। ये बन गए प्राथमिक अंडक। इसके चारों ओर ये बन गया अपना थीका कोशिकाओं का आवरण। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये रहे अपने थीका लेयर। थीका लेयर। थीका लेयर। ये रहे थीका लेयर। ये थीका लेयर बन रहा है। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत सारी ग्रेनुलोसा कोशिकाएं बनती है और ये पूरा ऐसे भरा हुआ रहता है। ये भरा हुआ रहता है इस प्रकार से ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से। ये बहुत सारी ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं। तो अब ये बना लेते हैं हम इसको, पूरा ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से भर लेते हैं। तो ये पूरा ऐसे भर लिया। ठीक है, लेकिन इतनी जगह क्या होती है? खाली होती है। इतनी जगह ये खाली है जहां पर कोई थीका को ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन गई? गुहा बन गई है। ये गुहा बन गई है। इस गुहा को कहते हैं एंट्रम। इस गुहा को क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम। एंट्रम, ठीक है। तो ये गुहा बन के एंट्रम। तो ये तृतीयक पुटक की विशेषता है कि तृतीयक पुटक के अंदर तरल से भरी हुई एक गुहा होती है। इस गुहा के अंदर क्या होता है? तरल भरा हुआ रहता है। इसके अंदर तरल भरा हुआ रहता है। इस तरल से भरी हुई गुहा को क्या बोलता है? एंट्रम कहते हैं। और ये एंट्रम तृतीयक पुटक की विशेषता है। ये एंट्रम तृतीयक पुटक की विशेषता है। तो ये तृतीयक पुटक बन गया। अब यहाँ काम तृतीयक पुटक बनने के बाद में अब यहाँ पर इसके अंदर एक कार्य और होता है। क्या काम हो रहा है इसके अंदर? कि अब इसके अंदर ये जो प्राथमिक अंडक पड़ा है, इस प्राथमिक अंडक के अंदर अब विभाजन प्रारंभ हो जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा लिख लेता हूँ। इसके अंदर क्या होता है? प्राथमिक अंडक में विभाजन होता है। प्राथमिक अंडक में, अब मैं पूरा नहीं बनाऊं तो आप इसके अंदर हम सिर्फ मैं प्राथमिक अंडक को बना रहा हूँ। तो ये प्राथमिक अंडक था। अभी प्राथमिक अंडक तृतीयक पुटक के अंदर जो था, ये अपने आकार में वृद्धि करता है। क्या होता है? प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक के आकार में, के आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होती है। प्राथमिक पुटक क्या है? ये अणुसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में रुका हुआ था।
वहां उस अवस्था में पड़ा हुआ था ये प्राथमिक अंडक। तो अब इसके अंदर आकार में वृद्धि होती है और आकार में वृद्धि के बाद में अब इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट। अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण हो जाता है। तो जैसे ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण होता है तो इससे क्या बनता है, अब ये सुनो एक बात और, यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो हो रहा है ये एक असमान विभाजन है। कैसा है? असमान विभाजन है। असमान, असमान क्यों बोला? क्योंकि समान विभाजन तो क्या होता है, इससे बनने वाली कोशिकाएं दोनों समान होनी चाहिए थी, उसको तो कहता है समान विभाजन। लेकिन यहाँ पर ये असमान विभाजन होता है। शुक्र जनन में तो समान विभाजन होता है, लेकिन अंड जनन में ये अर्धसूत्री विभाजन कैसा होता है? असमान होता है। तो असमान विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका तो बनती है बड़ी, एक कोशिका तो बनती है बड़ी और एक कोशिका बनती है बहुत छोटी, एक कोशिका बनती है कैसी? बहुत छोटी। ये तो इस प्रकार से ये एक बड़ी एक छोटी बड़ी, तो विभाजन कैसा हुआ? असमान विभाजन हुआ। ठीक है, असमान विभाजन के कारण ये जो बड़ी कोशिका बनी इसको तो कहते हैं द्वितीयक, द्वितीयक अंडक। इसको तो क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंडक बोलते हैं, द्वितीयक अंडक बोलते हैं। सेकेंडरी उसाइट बोलते हैं इसको, सेकेंडरी उसाइट कहते हैं, सेकेंडरी उसाइट। और ये जो छोटी कोशिका बनी इसको कहते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम ध्रुवीय पिंड, प्रथम ध्रुवीय पिंड, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या बनी? फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। ठीक है, तो इससे दो कोशिकाएं बन गई। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब सुनो एक बात पर, असमान विभाजन के कारण ये बड़ी बनी, ये छोटी बनी। तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो पोषक तत्व थे, इसके अंदर जो पोषक तत्व थे वो सब कहाँ चले गए हैं? द्वितीयक अंडक के अंदर चले गए हैं। तो इसके अंदर जो भी कोशिका द्रव्य था, इसमें जो भी कोशिका द्रव्य था वो कहाँ पर चला गया? वो चला गया है इस द्वितीयक अंडक के अंदर चला गया है। ठीक है, तो यानी कि इस प्राथमिक अंड का संपूर्ण पोषक कह दो या संपूर्ण कोशिका द्रव्य कह दो, वो किसको मिला? द्वितीयक अंडक को मिला। और ये जरूरी भी था क्योंकि आगे चलकर इससे अंडाणु बनेगा, तो अंडाणु को पोषण कहाँ से मिलेगा? प्रारंभ की प्रवर्धन अवस्था में। तो इसलिए ये अपने कोशिका द्रव्य को इस अंडाणु के अंदर समाहित करके रखना है, इसलिए असमान विभाजन हुआ ताकि सारा कोशिका द्रव्य इसमें आ जाए और इसी से आगे चलकर अंडाणु का निर्माण हो जाए और इसमें से कम कोशिका द्रव्य जाकर इसको आगे चलकर नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है जिससे एक द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुवीय पिंड बन जाता है। ये सारी घटना कहाँ पर हो रही है? ये सारी घटना हो रही है तृतीयक पुटक के अंदर, टर्सरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, अब टर्सरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बन चुका है, टर्सरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बन चुका है और प्रथम ध्रुवीय पिंड बन चुका है। ये भाषित हो जाता है या नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब बन गया अपने पास द्वितीयक अंडक। अब क्या होता है? अब इस तृतीयक पुटक के ऊपर और थीका आवरण बनते हैं। एक काम और याद रखना, इस द्वितीयक अंडक बनने के बाद में, द्वितीयक अंडक बनने के बाद में इस द्वितीयक अंडक के ऊपर, द्वितीयक अंडक के ऊपर या बना लेते हैं, इस द्वितीयक अंडक के ऊपर आवरण बनता है। इस द्वितीयक अंडक के ऊपर आवरण बन जाता है, द्वितीयक अंडक के ऊपर आवरण बन जाता है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। इस द्वितीयक अंडक के ऊपर जो आवरण बनता है इसे क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो द्वितीयक अंडक के ऊपर क्या बन जाता है? एक पारदर्शी आवरण बन जाता है जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो ये सारा काम कहां पर हो रहा है? ये सारा काम हो रहा है तृतीयक पुटक के अंदर, टर्सरी फॉलिकल के अंदर। तो अब तक तृतीयक पुटक बनकर तैयार हो गया। तृतीयक पुटक के अंदर क्या है? एंट्रम है, तरल से भरी हुई गुहा है और इसके अंदर प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है जिससे एक द्वितीयक अंडक बन गया है और ध्रुवीय पिंड बन गया है। तो अब हमारे पास में द्वितीयक अंडक आ गया है। अब आगे की घटना को देखें, आगे क्या होगा? मैं मिटा दूं इसको, देखिए आगे देखिए, अब देखिए, अब जो तृतीयक पुटक है उस तृतीयक पुटक के अंदर, तृतीयक पुटक के अंदर, तृतीयक पुटक कह दो या टर्सरी फॉलिकल कह दो, टर्सरी फॉलिकल कह दो, टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या पड़ा है? इसके अंदर पड़ा है द्वितीयक अंडक पड़ा है, द्वितीयक अंडक पड़ा है, सेकेंडरी oocyte पड़ा है। ठीक है,
अब तृतीयक पुटक जल्दी ही बदल जाता है किसमें, ये बदल जाता है ग्राफियन फॉलिकल में या एक परिपक्व पुटक में। तो तृतीयक पुटक बदल गया किसमें, तृतीयक पुटक बदल गया किसमें, परिपक्व पुटक में बदल गया, परिपक्व पुटक में बदल गया, या इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफी पुटक। इसको क्या बोलते हैं, ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटक फॉलिकल। ठीक है, परिपक्व पुटक बन गया। वो एंट्रम इसके अंदर भी रहती है और द्वितीयक अंडक इसमें भी रहता है। अब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ग्राफियन फॉलिकल बनने के पश्चात, ग्राफियन फॉलिकल बनने के पश्चात इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से द्वितीयक अंडक उत्सर्जित होता है। ग्राफियन फॉलिकल में से क्या होता है, द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक। ये जो द्वितीयक अंडक कहाँ पड़ा अभी, ग्राफियन फॉलिकल में। तो ये द्वितीयक अंडक का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस घटना को हम कहते हैं ओव्यूलेशन या अंडो उत्सर्जन। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अंडो उत्सर्जन, अंडो उत्सर्जन। तो यानी कि अंडो उत्सर्जन या ओव्यूलेशन नामक प्रक्रिया के द्वारा, इस घटना के द्वारा यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल में से द्वितीयक अंडक मुक्त होता है। इस घटना को हम अंडो उत्सर्जन कहते हैं। अब क्या निकल गया बाहर, द्वितीयक अंडक निकल गया है बाहर। ठीक बात है, द्वितीयक अंडक बाहर निकल गया है। अब ये द्वितीयक अंडक कहाँ जाएगा, ये जाता अंडाशय से बाहर निकलकर गर्भाशय की अंडवाहिनी के अंदर जाता है। अंडवाहिनी में वहां जाने के पश्चात, अंडवाहिनी में वहां जाने के पश्चात में बना लो जैसे द्वितीयक अंडक, ये द्वितीयक अंडक बना लिया। और द्वितीयक अंडक के ऊपर कौन सा आवरण होता है भाई, जोना पेलुसिडा आवरण होता है। ये रहा जोना पेलुसिडा आवरण, जोना पेलुसिडा आवरण होता है, जोना पेलुसिडा आवरण होता है। तो अब ये जाता है कहां पर, अंडवाहिनी नलिका में। और वहां पर अगर शुक्राणु आ जाता है, वहां पर अगर शुक्राणु आ जाता है, वहां पर अगर शुक्राणु आ जाता है, तो इस द्वितीयक अंडक के अंदर, इस द्वितीयक अंडक के अंदर जो केंद्रक है या जो कोशिका है, उसके अंदर अब होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अगर शुक्राणु आ जाता है तो, यानी कि निषेचन की घटना के दौरान, निषेचन की घटना के दौरान यहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा। फर्स्ट कब का कंप्लीट हो गया था पहले ही, तो ये होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो यहाँ पर निषेचन के दौरान द्वितीयक अंडक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड कंप्लीट होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड कंप्लीट होगा तो क्या होगा, निषेचन के दौरान हो रहा है, निषेचन से बाद में नहीं, निषेचन से लगभग निषेचन के दौरान तो शुक्राणु आ गया उस समय। अब क्या होगा, इस द्वितीयक अंडक से दो कोशिकाएं बनती हैं, द्वितीयक अंडक से दो कोशिकाएं बनती है। एक जो कोशिका बनती है उसको तो कहते हैं अंडाणु, उसको एक तो कहते हैं, जो ये कैसे कोशिका, ये बड़ी है, याद रखना। इसमें एक बनती है बड़ी कोशिका जिसको कहते हैं अंडाणु, और एक बनती है बिल्कुल छोटी सी अभाषित कोशिका बनती है जिसे कहते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड, जिसे कहते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड कहते हैं, द्वितीय ध्रुवीय पिंड कहते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के दौरान एक तो बन जाता है क्या, अगुणित अंडाणु, अगुणित ही होगा, अगुणित अंडाणु बन जाता है, और एक बन जाता है द्वितीय ध्रुवीय पिंड बन जाता है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया, अंडाणु का निर्माण हो गया। अभी अंडाणु शुक्राणु से संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करेगा और आगे चलकर भ्रूण का निर्माण होगा। तो हमारा प्रश्न था कि अंड जनन क्या है, तो इस प्रकार से देखो क्या बन गया, अंडाणु बन गया। तो इस संपूर्ण घटना को हम क्या बोलते हैं, अंड जनन कहते हैं। समझा की बात। आइए अब इस पूरी प्रोसेस को हम लिखेंगे कैसे, हमें लिखना भी आना चाहिए। अब इसको एक बार लिख कर देख लेते हैं। अब देखिए अंड जनन को कैसे लिखना है, पूरा लिखित में हम इसको समझ लेते हैं फटाफट एक बार। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंड जनन। सिंपल है, ठीक है। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है। कब होती है, भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान, अर्थात जब बालिका कहाँ पर होती है, भ्रूणीय अवस्था में होती है, भ्रूण के अंदर होती है, जब उसका भ्रूणीय परिवर्तन चल रहा है उसी समय अंड जनन की शुरुआत हो जाती है। जब 2 मिलियन, कितनी, 2 मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं, 2 मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी कि oogonia प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के, एक अंडाशय में कितनी, 2 मिलियन, तो प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर निर्मित होती है। तो एक अंडाशय के अंदर लगभग 2 मिलियन ये मातृ युग्मक कोशिकाएं कह दीजिए या फिर oogonia कह दीजिए, निर्मित हो जाती है। जन्म के बाद oogonia का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती, न तो निर्माण होता है, न अब oogonia में किसी प्रकार की कोई वृद्धि होती है। तो जन्म के पश्चात इनमें किसी प्रकार की ग्रोथ या इसकी वृद्धि नहीं होती है। oogonia में
और सूत्री विभाजन प्रथम प्रारंभ हो जाता है कब? भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही, उगोनिया में भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही और सूत्री विभाजन प्रथम प्रारंभ हो जाता है तथा इसकी पूर्व अवस्था फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में अस्थायी तौर पर, ये ध्यान रखना अस्थायी, भाई अस्थायी रुक रही है क्योंकि आगे चलकर यौन आरंभ के बाद वापस वही प्रारंभ हो जाएगा, तो एक बार अस्थायी रूप से ही रुक जाता है, स्थायी रूप से नहीं रुका, बाद में वापस प्रारंभ होगा, तो अस्थायी रूप से ये अवरुद्ध रहती है यानी कि विभाजन रुक जाता है, इन्हें प्राथमिक अंडक कहते हैं। तो अब जो ये कहां पर भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही तो प्रोफेज फर्स्ट में रुकी हुई अवस्था में जो बूंदियां पड़े हैं हम उनको कहते हैं प्राथमिक अंडक या उनको कहते हैं प्राइमरी oocyte कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाओं यानी कि ग्रेनुलोसा सेल्स की परत से आवृत हो जाता है। तो ये जो प्राथमिक अंडक है इसके ऊपर और क्या बनती है? ग्रेनुलोसा सेल्स की आवरण बनती है, लेयर बनती है। अब जो ये संरचना बनती है उसको कहते हैं प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। जन्म के पश्चात जन्म से यौना आरंभ तक, यौना आरंभ का क्या मतलब है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है उस अवस्था जब प्रारंभ होते हैं हम कहेंगे कि क्या प्रारंभ हो गया? यौना आरंभ प्रारंभ हो गया, है ना। आर्तव चक्र जब प्रारंभ होंगे तो उस अवस्था को हम कहेंगे यौन आरंभ प्रारंभ हो गया। तो जन्म से यौना आरंभ तक इन पुटकों की भारी मात्रा में ह्रास होता है, इन पुटकों का भारी मात्रा में ह्रास होता है। ये पुटक धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में नष्ट हो जाते हैं। जो मिलियन में थे अब उस केवल यौन आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में कितने शेष रह जाते हैं? केवल 60 से 80 हजार शेष रह जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए, ये प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं की अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं। अब प्राथमिक पुटक बन गया, अब यौन आरंभ के बाद में ये जो प्राथमिक पुटक है वो और कणिका में कोशिकाओं के आवरण से गिर जाता है और उसके ऊपर अधिक परतें बन जाती हैं और नए जो थीका परतें बन जाती हैं। अब जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं द्वितीयक पुटक, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। चलिए अब इसके आगे का पार्ट, अब देखो नेक्स्ट, द्वितीयक पुटक जल्दी ही एक तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाता है। उसके ऊपर और ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का आवरण बनता है, थीका परत बनती है जिससे अब द्वितीयक पुटक बदल जाता है तृतीयक पुटक में, जिसकी तरल से भरी गुहा। और तृतीयक पुटक की क्या विशेषता है? तृतीयक पुटक की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें तरल से भरी गुहा होती है जिसका नाम क्या है? एंट्रम या गह्वर कहा जाता है उसे। तो इसकी जिसकी तरल से भरी गुहा को गह्वर या एंट्रम कहा जाता है, ये इसका विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। तो ये तृतीयक पुटक का विशिष्ट लक्षण है कि एंट्रम का निर्माण कौन से पुटक में होता है? तृतीयक पुटक में होता है। थीका स्तर, जो थीका परत बनती है वो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में गठित होता है, यानी कि जो तृतीयक पुटक के ऊपर जो थीका लेयर होती है ये दो परतों में होती है। बाहर वाली को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली को बोलते हैं थीका इंटरना। इसी समय तृतीयक पुटक में उसके जो भीतर के क्या पड़ा? प्राथमिक अंडक पड़ा है। उस प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है, उसके आकार में वृद्धि होती है और उसका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। अब प्राथमिक अंडक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये कैसा विभाजन होता है? ये असमान विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप एक तो बड़े वृहद बोले तो बड़े, एक वृहद और कैसा? अगुणित, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होते ही गुणसूत्रक संख्या आधी हो जाती है, तो एक वृहद अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक तो ये बन गया वृहद अगुणित द्वितीयक अंडक और एक बन जाता है छोटा सा यानी कि लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड बन जाता है। प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। और द्वितीयक अंडक, अब सुनो, बड़ी कौन सी है? द्वितीयक अंडक है। तो जो प्राथमिक जो अंडक था उसके अंदर जो पोषकों से भरा हुआ जो कोशिका द्रव्य था वो सारा का सारा किसके पास चला जाता है? वो चला जाता है द्वितीयक अंडक के पास में। हमने लिखा कि द्वितीयक अंडक में प्राथमिक अंडक का पोषकों से भरपूर कोशिका द्रव्य संचित रहता है, ठीक बात है। ये जो तृतीयक पुटक है, तृतीयक पुटक जो है वो आगे चलकर परिपक्व पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटक में परिवर्तित हो जाता है। अब जो टर्सरी फॉलिकल है वो बदल जाता है ग्राफियन फॉलिकल में या मैचुरेशन फॉलिकल में।
यानी कि ग्राफियन पुटक में बदल जाता है। कैसे बदला कि उसके अंदर ये सारे परिवर्तन आए, तो अब वो पुटक कैसा हो गया, एकदम परिपक्व हो गया, तो हमने उसका नाम रख लिया है परिपक्व पुटक या ग्राफियन पुटक। तृतीयक पुटक के अंदर ये सारे परिवर्तन होने के बाद पुटक परिपक्व हो गया, तो हमने उसका नाम रख लिया परिपक्व पुटक या ग्राफियन पुटक। तो यानी कि हम कह सकते हैं तृतीयक पुटक बदल गया है ग्राफियन पुटक में। द्वितीयक अंडक, महत्वपूर्ण बात, द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो द्वितीयक अंडक के ऊपर, ये पुटक के ऊपर नहीं है, ये पुटक के अंदर जो पड़ा है द्वितीयक अंडक, पुटक के अंदर जो पड़ा है द्वितीयक अंडक, उसके ऊपर ये परत बनती है, उसके ऊपर ये परत बनती है, जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। अब ग्राफियन पुटक फट जाता है और फटकर उसमें से किसको, द्वितीयक अंडक को अंडाशय से बाहर निकाल देता है, बाहर रिलीज कर देता है, बाहर मुक्त कर देता है, बाहर मोचित कर देता है। इस घटना को हम कहते हैं अंडो उत्सर्जन या इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ओव्यूलेशन हो गया, द्वितीयक अंडक अब अंडाशय से बाहर निकल गया है, लेकिन अभी तक उसके अंदर जो है वो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड नहीं हुआ है, केवल अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। अंडोत्सर्जन के पश्चात स्फुटित पुटिका अंडाशय में रह जाती है, मतलब कि ग्राफियन फॉलिकल में से द्वितीयक अंडक तो बाहर निकल गया, अब जो ग्राफियन फॉलिकल का भाग शेष बचा है पीछे, उसकी बात कर रहे हैं कि ग्राफियन फॉलिकल का जो शेष भाग बचा है, यानी कि स्फुटित पुटिका, फटी हुई पुटिका, तो अंडोत्सर्जन के पश्चात स्फुटित पुटिका अंडाशय में रह जाती है। द्वितीयक अंडक बाहर निकला है, बाकी का ग्राफियन फॉलिकल का पूरा भाग कहाँ पड़ा है, अंडाशय में ही पड़ा रहता है, तथा कॉर्पस ल्यूटियम नामक संरचना में रूपांतरित हो जाता है। 2 बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम नामक संरचना में रूपांतरित हो जाता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल का जो शेष भाग पड़ा रहता है अंडाशय में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल ही है जो स्फुटित अवस्था में जो अंडाशय के अंदर पड़ा रहता है, हम उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है, ये मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन, तो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित होने वाला सबसे मुख्य हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन है। तो जो मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन स्त्रावित करती है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन को, मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन को स्त्रावित करती है, परंतु कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन भी स्त्रावित करती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम में से एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन का भी स्त्रावण होता है, बाकी ज्यादातर मात्रा में, या अधिक मात्रा में किसका होता है, प्रोजेस्टेरॉन का होता है। बोलो क्लियर है। अंडाशय से मोचित होने वाला द्वितीयक अंडक, अब जो द्वितीयक अंडक अंडाशय से निकल गया वो कहाँ जाता है, वो द्वितीयक अंडक अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में जाता है, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले क्षेत्र में जाता है, और वहां जाने के पश्चात यदि निषेचन होता है तो निषेचन के दौरान उस द्वितीयक अंडक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड पूर्ण होता है। अगर निषेचन होता है तो उस द्वितीयक अंडक में क्या होगा, उस द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड कंप्लीट होता है, और ये भी कैसा होता है, एक असमान विभाजन होता है। जैसे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट असमान विभाजन था, ऐसे के ऐसे अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड भी कैसा होता है, असमान विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड कंप्लीट हो गया, तो इसके फलस्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, एक बनता अगुणित वृहद अंडाणु, क्या बनता है, अगुणित वृहद अंडाणु ओवम बनता है, और एक लघु द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनता है। अब क्या बन गया, सेकेंड पोलर बॉडी बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस पूरी संरचना के अंदर, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर इसका निर्माण हो गया, अंडाणु का निर्माण हो गया। यही तो था अंड जनन, अंडाणु के निर्माण की घटना। ठीक है, इस प्रकार इस अंडजनन की प्रक्रिया द्वारा, इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार अंडजनन की प्रक्रिया द्वारा अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक बात है, ओके। अब देखो एक एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, एक चार्ट दे रखा है, उसको भी समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अंडजनन को आरेख बनाकर समझिए, ये आरेख एनसीईआरटी का हम बना सकते हैं। तो देखो ये आरेख क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। गर्भ जीवन यानी कि भ्रूणीय अवस्था, तो गर्भ जीवन के दौरान अंडजननी होती है, उस अंडजननी के अंदर क्या होता है, सूत्रीय विभाजन, मतलब समसूत्रीय विभाजन। तो उसमें समसूत्रीय विभाजन होती है और उनकी संख्या बढ़ती है। हमने कहा था कि भ्रूणीय अवस्था के दौरान बहुत सारी ओगोनियां बनती है, तो ये भ्रूणीय अवस्था के दौरान
वहां पर समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बहुत सारी क्या बन रही है, उगोनिया बन रही है, उगोनिया की संख्या बढ़ रही है। उनमें विभाजन विभाजन होता है और साथ में क्या होता है, विभेदन। विभेदन का मतलब कि वो कोशिका परिपक्व हो जाती है, तो विभाजन की क्षमता खो देती है। तो इस प्रकार से वहां पर विभाजन के पश्चात उनका विभेदन हो जाता है, अर्थात अब वो विभाजन की क्षमता खो देती है। ठीक है, यानी अब इनमें समसूत्री विभाजन नहीं होगा। ठीक है, अब ये नई उगोनिया नहीं बनेगी। क्लियर बात है। अब देखो आगे क्या होता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर प्रारंभ होता है कौन सा विभाजन, अणुसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। यह इसने यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा विभाजन प्रारंभ हो जाता है, अणुसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख लूँ चाहे आप कहे तो कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ होकर कब कहाँ रुकता है, वो रुकता है प्रोफेज अवस्था के दौरान, पूर्व अवस्था के दौरान। ठीक है, तो अणुसूत्री विभाजन प्रारंभ होकर उसकी पूर्व अवस्था फर्स्ट में रुक जाता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक अंडक बोलते हैं। तो जन्म के समय उसके अंदर क्या पड़े हैं, प्राथमिक अंडक पड़े हैं। ठीक है, जन्म के समय प्राथमिक अंडक पड़े हैं। अब क्या होगा, जन्म के बाद बाल्य अवस्था में कोई विभाजन नहीं, यौना आरंभ आने पर, यौना आरंभ प्रारंभ होने पर अब उस प्राथमिक अंडक के अंदर होता है अणुसूत्री विभाजन प्रथम। अणुसूत्री विभाजन प्रथम होता है, और ये अंडोसर्जन के जस्ट पहले समाप्त हो जाता है। अंडोसर्जन होता है ग्राफेन फॉलिकल के परिपक्वन के बाद में। तो ग्राफेन फॉलिकल के परिपक्वन के बाद में जो अंडोसर्जन होता है, ठीक उससे पहले ये जो हमारा अणुसूत्री विभाजन प्रथम है वो पूर्ण हो जाता है। कब होता है ये, यौन आरंभ के दौरान। तो यौन आरंभ से पहले इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, यौन आरंभ आ गया, इसमें अणुसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट हो गया। ठीक है, और क्या बना, इसके कारण बना एक प्रथम ध्रुवीय पिंड और एक बना द्वितीयक अंडक बना, सेकेंडरी ओसाइट बना। ये बन गए, ये बन के पड़े रहते हैं। अब मान लो, अब इसने आगे क्या लिखा, वयस्क जनन आयु। सुनो, हमने क्या पढ़ा कि निषेचन होगा तो उसमें अणुसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, और निषेचन नहीं होगा तो अणुसूत्री विभाजन सेकेंड नहीं होगा। इसलिए इसने लिखा वयस्क जनन आयु, तो यानी कि वयस्क होने के बाद में निषेचन होता है, क्योंकि यौन आरंभ प्रारंभ होता है उस समय तो निषेचन नहीं होता है। तो जब निषेचन का समय आता है, यानी कि जब वयस्क हो जाएगा उस समय की बात कर रहा है, तब उसमें क्या होगा, द्वितीयक अंडक के अंदर अणुसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, द्वितीय अणुसूत्री विभाजन होगा, और ये निषेचन के समय पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक तो क्या बनता है, अंडाणु, और एक बनता है द्वितीय ध्रुवीय पिंड। ठीक है, ये पिंड जो है ध्रुवीय पिंड बहुत छोटे बनते हैं और द्वितीय अंडक के अंडाणु आकार में बड़े बनते हैं। तो ऐसा कि आरेख में दर्शाया गया है। तो इसको, इस पूरी घटना को इसने बहुत संक्षेप में दर्शा दिया है। ठीक है, इधर क्या लिखा है कि प्रत्येक कोशिका गुणसूत्रों की संख्या, अंडजननी जो होती है, उगोनिया जो होती है, उनके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 46 होती है। तो इन सब में कोशिकाओं में संख्या कितनी होगी, 46 होगी, 46 होगी। ठीक है, अब इसमें जब प्राथमिक अंडक में कितनी होगी, प्राथमिक अंडक में भी 46 ही होगी, क्योंकि अभी इसमें अणुसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ था प्रथम, इसलिए इसमें भी कितनी होगी, 46 ही होगी। अब जब पहली बार अणुसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट होता है और क्या बनता है, द्वितीयक अंडक बनता है, द्वितीयक अंडक बनता है और ध्रुवीय पिंड बनते हैं, इनके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, उनके अंदर होती है 23। तो द्वितीयक अंडक में गुणसूत्र संख्या 23 होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बनेगा, द्वितीय ध्रुवीय पिंड और अंडाणु, इनमें भी संख्या कितनी होती है, 23 होती है। तो इस प्रकार इनके अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 23 और अंडजननी में थी 46। तो बहुत सामान्य सा डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर बनाया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये अंडजनन का आरेख पूछे तो आप ये चित्र बना सकते हैं। तो ये थी हमारी अंडजनन की प्रक्रिया। ठीक है, ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आपका ये क्लास देखने के लिए। और किसी भी प्रकार का कोई मेरे लिए सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई और इस पर और टॉपिक चाहते हैं, और टॉपिक डिस्कशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम फिर से कोई क्लास लेकर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।